नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं हर्ष कुमार जी, जिनसे हम डिस्कस करेंगे कि हिमालय की चोटियों की जो बर्फ पिघल रही है, उससे नीचे एक बर्फीले तूफान जो आ रहे हैं, उसमें भारत बच भी पाएगा या नहीं बच पाएगा। मेल्ट डाउन बहुत जबरदस्त है। जी जी। नहीं, देखिए, ये मेल्टडाउन ऐसा है ना कि इस मेल्टडाउन से भारत को कोई चिंता नहीं। भारत बिल्कुल सुरक्षित है और इस मेल्टडाउन से कुछ होने वाला है, कुछ गंदगी थोड़ा बहुत बह जाएगी। मुझे तो ये पता लगा है कि कुछ पत्रकारों ने जो है पाकिस्तान का वन वे वीजा अप्लाई कर दिया है कि अच्छा, साहब ये चले कौन है छोड़ के साहब? अब। आपकी एक पसंदीदा है, एक जान शेरवानी है आपकी पसंदीदा। ओ, तो वो पुरानी उनको तो वाली बड़ी, शेरवानी। हाँ जी, उनको तो, मैडम को बड़ी उम्मीद थी कि साहब इस बार तो मोदी जी नहीं आ रहे, लेकिन उनके लिए बड़ा इसीलिए निराशा मैंने, का माहौल देखिए, है। कल मैंने एक बड़ा मार्मिक गाना गाया था केजरीवाल के लिए। इन लोगों के लिए जी भी गा देता हूँ कि ये तो आप। जी जी जी। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो, मैनू विदा करो मेरे यारा, मैनू विदा करो। ये आरफा खानम को गाना चाहिए इस तरह से। जी जी, बिल्कुल, ये कायदे से उनके मन में यही भाव थे। और हम्म। वो अपने कंप्यूटर पे जो है बगल में एग्जिट पोल खोल के बैठी हुई थी। और उन्होंने हम्म। दो तीन जो नए नए लड़के ट्रेनी टाइप के रखे हैं उसमें द वायर में, उनके साथ वो हाँ। एग्जिट पोल का एनालिसिस कर रही थी। अच्छा, तो फिर क्या बोल रही थी? उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, मैं एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उनसे मैं सबसे ज्यादा तो इस बात से चौंक रही हूँ कि केरल में बीजेपी को सीट कैसे जीतते हुए दिखाते रहे। हे भगवान, हाँ, इतना बड़ा तो गलत देखिए काम। जी, उनके उनके मन का जो असली भाव था, जो चीज वो नहीं कह पाई, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये नहीं कह हम्म। पा रही थी कि बताइए, जहां पर इतनी ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी है, हर वहां पर बीजेपी को कैसे जीतता हुआ दिखा रहे हैं, और तमिलनाडु में 10-10 सीट तक दे दी है। तो उन्हें तो चिंता इस बात की है कि जब मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो पैन इंडिया इस समय बन चुकी है, नीचे से ऊपर तक। क्योंकि नहीं अब तक साहब, लोग ये पैन इंडिया पॉइंट ये पॉपुलैरिटी नहीं इसलिए है। नहीं मानते थे। जी उनको बहुत उम्मीद थी कि वो साउथ इंडिया नाम से, सदर्न इंडिया नाम से एक अलग देश बना लेंगे। अब वो जी, सपना भी बिल्कुल। ध्वस्त और धूल धूसरित होता दिख रहा है। ये जी देखिए जी शाहिद सिद्दीकी क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। जी। शाहिद सिद्दीकी कह रहे हैं, मैं इसलिए आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ कि इन्होंने मुझको ब्लॉक कर रखा है, तो मैं स्क्रीन पे नहीं अच्छा दिखा अच्छा सकता, अच्छा इसलिए पढ़ना पड़ा। अच्छा। कोई नहीं, कोई नहीं। ये शायद तो सिद्दीकी मैं, है जो आरएलडी से अभी कांग्रेस में गया है, ये पत्रकार। हाँ, यही जी यही जी, इसे तो यही। अजी, इसको तो मैं 99 से जानता हूँ, इसका चुनाव मैंने कवर किया है, मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ा था ये कांग्रेस के टिकट पर। बहुत अच्छी तो तरह क्या क्या? जानता हूँ, जमानत जब्त हुई थी इसकी। हाँ, तो कह रहा है मैंने एक हफ्ते पहले चेतावनी दे दी थी कि यह एग्जिट पोल फ्रॉड है, इनसे दूर रहो। पर ज्यादातर लोग नहीं माने। अब अपनी नींद खराब करके ब्लड प्रेशर बढ़ाकर 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। मैंने जीवन में 1962 से चुनाव देखे हैं, लड़े भी हैं, लड़ाए भी हैं। ये एग्जिट पोल केवल तुक्के होते हैं या फिर चुनाव को प्रभावित करने के घटिया हथकंडे। परंतु पढ़े लिखे लोग भी बार बार इस जाल में फंस जाते हैं। बताइए कितना बड़ा दुख अब है। आप, पहले तो मैं ये बता दूं कि शाहिद सिद्दीकी जो है, शाहिद हाँ जी। सिद्दीकी ये कह रहा है कि मैंने बहुत सारे चुनाव लड़े और लड़वाए हैं। लड़े भी होंगे और हम्म। लड़वाए भी होंगे, जमानत आज तक ये बचा नहीं पाया अपनी। इसने घाट घाट का पानी पी लिया। एक मैगजीन चलाया करता था, ये पता नहीं क्या नाम था उसका, चौथी दुनिया क्या नाम था, कुछ इस करके मैगजीन हुआ करती थी इसकी। वो पता नहीं अब चलती है कि नहीं। दिल्ली की सोसाइटी, दिल्ली की हाई क्लास सोसाइटी में इसने ये परसेप्शन बनाया हुआ है कि ये बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, बहुत बड़ा पत्रकार है, और इसके साथ मुस्लिम वोट है। मैं आपको बताऊं, ये मेरे ख्याल में चुनाव था 99 वाला चुनाव था, अटल जी वाला। ये मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव लड़ा था, तो हम लोग वहां कवरेज कर रहे थे। तो इसको इस बात का इतना घमंड था, इसने ये कहा वहां पत्रकारों से आकर कि साहब ऐसा है, देखिए मैं जो हूं ना, मैं नेशनल लेवल का आदमी हूँ, लीडर हूँ, और मुझे जो है लोकल पत्रकारों की यहाँ की जरूरत नहीं है, मैं दिल्ली से मीडिया लाऊंगा और अपनी कवरेज करूंगा। इसे 50,000 वोट मिले थे कांग्रेस के टिकट पर। ये इसकी औकात है, तीसरे या चौथे स्थान पर ये वहां पर रहा था। तो ये दर दर भटकता रहता है इस उम्मीद में कि कोई राज्यसभा दे दे। ये मायावती जी के पास भी गया, मुलायम सिंह के पास भी गया, कांग्रेस में एक बार पहले भी जा चुका है, फिर वहां से सपा में शायद गया था एक बार अखिलेश यादव के पास। फिर ले देकर ये आरएलडी में आ गया था कि भाई साहब, उस समय जयंत थोड़ा सा क्राइसिस में था, पिताजी का लॉस हो गया था,
अजीत सिंह का निधन हो गया तो उसने सोचा कि यहाँ पे कुछ बात बन जाएगी, लेकिन जब वो बीजेपी के साथ आ गए जैन, तो इसके लिए तो कोई चारा ही नहीं बचा वापस कांग्रेस में जाने के लिए। तो इन कहने से होता क्या है, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, 2 कौड़ी की वैल्यू है इनकी। इनका ये नहीं पता कि इनका आधार कहाँ है, जनाधार कहाँ है, कहाँ के ये रहने वाले हैं, कहाँ ये वोट दिलवा सकते हैं, तो ये चुनाव क्या लड़वाएंगे किसी। एक और देखिए साहब कि क्या है कि सारे के सारे इकोसिस्टम में बहुत चेतना आ गई जब से ये बताया गया, किसी ने ये बता दिया कि साहब की जी टीवी ने अपने एग्जिट पोल को रिवाइज कर दिया। ये अब कहाँ से चीज? जी टीवी ने अपना एग्जिट पोल किया नहीं है, तो जी टीवी अलग अलग एग्जिट पोल्स जो है वो दिखा रहा है दूसरों के, तो कभी ज्यादा दिखा देता है, कभी कम दिखा देता है। उसको लेके कह रहे हैं जी टीवी ने अपना एग्जिट पोल रिवाइज कर दिया। अरे भाई, जी टीवी तो पहले ही एंटी मोदी है यार। जीटी वालों तो पहले ऐलान कर दिया था चुनाव से पहले ही, वो तो उनके साथ मिल गए थे, उन तो साफ है। बिल्कुल। वहां तो सुभाष चंद्रा ने ऐलान कर दिया था। और दूसरी साहब, जो सबसे बड़े जो मेल्ट डाउन इस समय चल रहा है, वो एग्जिट पोल जी से भी बड़ा मेल्ट डाउन चल रहा है। और वो ये चल रहा है कि साहब ये देखिए, स्टॉक एक्सचेंज में अडानी जो है वो सबसे बड़ा आदमी बन गया। और ये पूरा का पूरा जो एग्जिट पोल जो हाँ किया हाँ गया था, ये इसीलिए किया गया था जिससे कि अडानी जो है वो एशिया का नंबर 1 खरबपति बन जाए। बताइए, जी। इतना बड़ा षड्यंत्र भारत के देश की जनता इसे कैसे माफ करेगी? देखिए देखिए, इनको जो सलाह देने वाले लोग हैं ना, उन लोगों ने ये मैं आपको बताऊं कि वो जो जिस दिन एग्जिट पोल आए थे उस दिन शाम को जो खड़गे जी के घर पर हुई ना मीटिंग, उस मीटिंग में हाँ। ये सब प्लान इन्होंने किया है कि हमें कहना क्या है बाहर लोगों से जाकर। ये 295 सीटों वाली जो बात है ये भी वहीं तय हो गई थी। साथ ही साथ ये जो शेयर मार्केट वाला है, आप याद कीजिए कल 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 केजरीवाल जेल जाने से पहले क्या कहकर गया, उसने भी यही कहा है कि इन्होंने जो है इस तरह की प्लानिंग बनाई थी कि साहब शेयर मार्केट उठ जाएगी और इसलिए एग्जिट पोल कर लो, उसमें पैसा कमाओ। ये केजरीवाल ने भी कहा है। ये सब लोगों की, इनके विपक्ष की जो बैठक हुई थी उस दिन इंडिया अलायंस की, उसमें ये तय हुआ। ये उसी के आधार पर सब कह रहे हैं, क्योंकि पता था कि मार्केट खुलेगी। शनिवार को मार्केट बंद थी, संडे को मार्केट थी, मंडे को मार्केट खुलनी थी। मार्केट ऑब्वियसली एग्जिट पोल के बाद जब जो उसके रिजल्ट्स आए उसके बाद ऊपर जानी थी। अंडरस्टूड है, कोई भी समझ सकता है इस बात को। तो इन लोगों ने प्लानिंग की थी कि हमको इस तरीके से चीजें कहनी है। अपनी हार, अपनी जो फेस सेविंग है वो करने की इनकी चाल थी, और कुछ खास बात नहीं है इसमें। ये तो ऐसे ही होना था, सबको पता ही है कि सोमवार को मार्केट उठनी थी। और आरफा खानम जो है अफजाल अंसारी का इंटरव्यू कर रही है, और लेटेस्ट खबर ये है कि अफजाल अंसारी भी चुनाव हार रहे हैं। जी, सुनने में तो यही आया है। हालांकि मैंने वो सीट जो है नहीं दी है, मैंने ये सीट जो है इंडिया अलायंस को दी है, लेकिन वो हार सकते हैं, क्या कहा जा सकता नहीं, आपने है। हो अगर दी सकता है है तो हार आप रहा हो। रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट जो हम तो देखिए, हम लेटेस्ट पता करते रहते हैं ना कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, आज कौन आ गए, कल कौन आ गए। तो ये जो लेटेस्ट है, हाँ, लेटेस्ट वहां लेकिन ऐसा पे है कि देखिए, मैंने जब अपना अफजाल अंसारी। एग्जिट पोल तैयार कर लिया उसके बाद की डेवलपमेंट है ये सब चीजें। मैं आपको बताता हूँ होता कैसे है जी कि देखिए, गाजीपुर में मुसलमान आबादी जो है मुश्किल से 10% है, ज्यादा नहीं है। पिछली बार जो मनोज सिन्हा चुनाव हारे थे, वो हारे थे ठाकरों की वजह से। अब ठाकरों की वजह से क्यों हारे थे, और बहुत सपा सारे सपा एक्सप्लेनेशन। बसपा एक भी थी, ये भी तो बात थी, सपा बसपा एक सपा थी। बसपा एक भी थी, सपा बसपा एक भी थी, ठाकरों ने उनको पूरी तरह से डेजर्ट कर दिया था। हम्म। भाई देखो आप, बाकी सब ठीक है, अब ठाकरों जो है वो चिल्लाते रहे और उनकी ये सब कुछ हो गया, इतना आंदोलन किया इन्होंने, कुछ नहीं हुआ, सारे ठाकर जाके वहीं पे ठौर पे जाके वोट दिया है। लेकिन अगर आप योगी जी आदित्यनाथ को चैलेंज कर दोगे, तब तो ठाकर वोट नहीं देंगे। मनोज सिन्हा के बिल्कुल सही साथ बात। ये गलतफहमी हो गई कि साहब कि इन्होंने योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करके मुख्यमंत्री बनने का प्रयास किया, वो इस कारण चुनाव हारे थे। जी पारस राय के साथ ऐसा कुछ है नहीं, तो उनको भूमिहार वोट उनका मिल ही रहा है, ठाकरों का भी वोट मिल रहा है। जी और नीरज जी। शेखर से पैक्ट हो गया है बलिया में कि भाई वहाँ भूमिहार वोट देंगे, यहाँ ठाकर वोट देंगे, सब भला हो गया है। नहीं, दरअसल दरअसल ये क्या है तो कि हमने तो अपने एग्जिट पोल में छह सीटें केवल इंडिया अलायंस को दी है। मेरा एग्जिट पोल थोड़ा दूसरे तरीके का था। मैंने तो केवल रायबरेली, कन्नौज,
आजमगढ़ और वो मैनपुरी और गाजीपुर और अमरोहा। मैंने तो ये 6 सीट छोड़ी है इनके लिए, गाजीपुर और बाकी तो मैं मानता ही नहीं। अमरोहा, दानिश अली वाली, उस पर भी मुझे डाउट है सीट ना पे। ना अमरोहा तो नहीं, संभल है, संभल जाएगी उनको, हाँ, संभल भी जा स- सकती है। संभल उनको जाएगी, अमरोहा नहीं जाएगी। मुझे अब लग आप रहा था बताइए आपके कि मित्र रवीश कुमार जी क्या कह रहे हैं। पहले तो मैं आपको अजीत अंजुम का एग्जिट रवीश पोल सॉरी, पुण्य प्रसून रवीश वाजपेयी कुमार तो का। छुट्टी पे चले गए एक साहब, रवीश कुमार एक छुट्टी एक पे एक चले गए, एक एक महीना एक वीडियो एक नहीं मिनट, आएगा उनका। एक जी। मिनट, पहले मैं आपको सबसे पहले आरंभ करता हूँ, मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी का एग्जिट पोल बता देता हूँ आपको। 2024 का भी बता देता हूँ, 2019 का भी बता देता हूँ। उन्होंने अभी 2024 का एग्जिट पोल दिया है और उन्होंने 220 से 247 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दी, भारतीय जनता पार्टी को, अकेले, एनडीए को, अकेले, बीजेपी को। अकेले अच्छा 220 से 247। अच्छा। साथ में आपको यह भी बताना आवश्यक है कि 2019 में उन्होंने इसी भारतीय जनता पार्टी को 145 से 152 सीटें दी थी। अच्छा, लेकिन उस समय तो पुण्य प्रसून वाजपेयी किसी चैनल पे काम कर रहे होंगे, 19 में तो ये पैदल नहीं हुए थे, नहीं भाई, अब यूट्यूब पे जहां तो भी उसके कर बाद रहे है। हो, उनका वो अच्छा, फिगर हमारे हो सामने है, सकता है उनका सोशल जो, मीडिया वगैरह पे लिखा हो कहीं इन्होंने। नहीं जी। नहीं नहीं, यूट्यूब पे है बाकायदा, यूट्यूब पे उनका वो प्रवचन आया था, मैंने दिखाया भी था एक वीडियो में, किसी में पिछले में। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने 145 से 152 का फिगर दिया था, अब ये 220 से 247 का दे रहे हैं। तो मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कृपया उसी हिसाब से आप जोड़ बाकी कर लें। ये तो हास्यास्पद है, और क्या कहें इसमें। अजीत अब रवीश अंजुम की ने तो बात कोई, बात रही, अजीत अंजुम रवीश ने तो कोई बताइए। नहीं किया। आप कह रहे थे कि अजीत अंजुम ने किया है, वो तो उनके पे तो योगेंद्र यादव है, उनकी तो सुई जो है वो 268 पे अटक गई है, 250 से 268, वो सुई वहीं अटकी हुई है। योगेंद्र यादव को तो प्रशांत किशोर ने मैदान में उतर के डिफ्यूज कर दिया था ना। योगेंद्र यादव जैसे ही अपना नैरेटिव लेके आए दूसरे तीसरे राउंड तक, तो उसके बाद पीके मैदान में आ गया था, और पीके ने उसका जो सारा नैरेटिव है वही ध्वस्त कर दिया था। सर रवीश कुमार की योगेश तो खबर, यादव, जी जी, रवीश कुमार ने हाँ, तो अपने वीडियो में आखिरी अभी ये ऐलान किया है कि वो जून के महीने में छुट्टी में रहेंगे, और 4 तारीख को उनके बस की नहीं है कि वो चुनाव कवरेज कर सके। उनका कहना है कि मेरे पास टीवी चैनल जितने संसाधन नहीं है, और उसमें इतना सारा एनालिसिस कर पाना, लाइव रिजल्ट्स दिखा पाना, इतने रिसोर्सेज उनके पास नहीं है, तो वो 4 तारीख को छुट्टी पे रहेंगे, ये कहा और है रवीश योगेश कुमार यादव जी ने अपना आखिरी ट्वीट जो था जी। वो 1 जून को किया था, अच्छा 2:24 पर दोपहर में। उसके बाद से उनका कोई ट्वीट नहीं आया है सर। जरा आप अपने संसाधन लगाइए और पता कीजिए उनकी तबीयत तो ठीक है। एग्जिट पोल में जो चीजें आई हैं वो बिल्कुल उलट आई है, तो फिर क्या, क्या ट्वीट करेंगे वो, तो उन्होंने सोचा होगा 4 तारीख तक का वेट कर लेते हैं। बाकी सब कहने सुनने वाली जो प्लानिंग थी वो तो सब इंडिया अलायंस वालों ने बना ही लिए कि क्या कहना है। इन्होंने ये भी तय कर लिया होगा कि 4 तारीख को क्या करना है। वो जो एक सिविल सोसाइटी की बैठक हुई है ना यहाँ पे दिल्ली में, उसमें ये तय कर 120 लिया गया है कि क्या करना है 4 तारीख को। तो 4 या क्या? 5 में कुछ ये भी तमाशा देखने को मिलेगा कि वो, सर बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट में वो लगाई जाएंगी, रिट्स लगाई जाएंगी, याचिकाएं लगाई जाएंगी, मीडिया के सामने तरह तरह के बयान दिए जाएंगे, इंटरव्यूज दिए जाएंगे, रिजल्ट को शक के दायरे में डाला जाएगा, और क्या। वो जो कल अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है ना कि क्रोनोलॉजी समझिए, तो उसकी क्रोनोलॉजी के अभी कुछ और पार्ट हैं, अभी वो भी आपके सामने अनफोल्ड होंगे। आप देखिएगा कल क्या होगा, कल शाम तक बहुत सारी चीजें आ जाएंगी सामने। नहीं तो फिर 295 का क्या होगा? 295 का तो राहुल गांधी बताए, उन्होंने तो ये कह दिया कि मूसे वाला का गाना है तो, सिद्धू मूसे वाले का, उसमें से लिया है उसने तो। अब उन्होंने वो गाना गुनवा, ऐसा हुआ होगा कि इंडिया अलायंस की बैठक में सब लोग बैठे होंगे, खड़गे जी ने कहा होगा भाई ये सब तो बहसबाजी बंद करो, मुझे जाके बाहर मीडिया को बताना है कि हुआ तय क्या हुआ, मुझे कहना क्या है। तो राहुल गांधी ने कहीं गाना सुन लिया वो सिद्धू मूसे वाला का, तो उन्होंने कह दिया कि आप 295 बोल देना बस। तो वो राहुल गांधी ने वही कल मीडिया के सामने कह दिया कि 295 सिद्धू मूसेवाला का गाना है ना। तो क्लिप में कल बड़ा वायरल हुआ राहुल गांधी का वो कि 295 सिद्धू सिद्धू मूसेवाला का एक गाना है।
वहां से बस राहुल गांधी ने कह दिया, राहुल गांधी ने जो कह दिया वही खड़गे जी ने मान लिया। उसमें सर ये जो खड़गे जी का है उसका उसका किसी ने वो भी डाला है, पता नहीं पवन खेड़ा ने बताया या किसने बताया कि जो 295 है उसमें 40 सीटें हैं यूपी से, इंडिया अलायंस 40 सीटें यूपी से हैं उसमें, ये तो 40 सीटें से तो ज्यादा देने को तैयार ही नहीं है ना तो पूर्ण प्रसून वाजपेयी तैयार है, ना योगेंद्र यादव तैयार है, वो कह रहे 50 और कुछ लोग तो 40 भी कह रहे हैं। हमारे शेख, इनका नाम रखा है, क्या नाम रखा है, अली शेख, अखिलेश का नाम है अली शेख। जी जी जी, वो क्या कह रहे हैं, अली शेख साहब तो वो तो 79 कह रहे थे, वो तो कह रहे कि हम 79 जीतेंगे, वो तो 403 में से 400 जीत रहे थे विधानसभा में। वो तो कुछ भी कह सकते कहने में क्या जाता है, कुछ भी कह सकते हैं, बात सही है आप जी। और आपके दूसरे जो मित्र लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, सब जरा हमें भी जानकारी दिलाइए। देखिए इसमें क्या है कि जो राजदीप सरदेसाई है उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो इससे एक तरीके से रिटायरमेंट ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 60 साल का हो गया हूँ, अभी 24 मई को उन्होंने अपना 60वां जन्मदिन मनाया है और उन्होंने कहा कि शायद अगला अगला चुनाव में कवर नहीं कर पाऊंगा, या मेरा लास्ट चुनाव है। एक तरीके से उनका रिटायरमेंट प्लान बन चुका है। वैसे भी अगले 6 साल के लिए दिल्ली में सरकारी बंगला मिल ही गया है, तो सरकारी बंगले का तो इंतजाम बीवी ने कर लिया टीएमसी के खाते से, तो चिंता किस बात की है। बेटे का इन्होंने जो वहां पे इनका बेटा डेंटिस्ट हो गया है, वो मुंबई में उसको इन्होंने नर्सिंग होम बनवा दिया है, तो वो बिल्कुल एकदम निश्चिंत है। तो और देखिए इस चुनाव में आपको बता दूं कि राजदीप सरदेसाई की जो कवरेज थी या उन्हें जहां जहां पर भेजा गया था बड़ी खराब और बड़ी कमजोर रही, और कई नेताओं ने जो है इनको गरियाया खुले। स्मृति ईरानी ने तो कह ही दिया था कि टीएमसी सांसद के पति मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, तो खुलेआम कह दिया था स्मृति ईरानी ने अमेठी में। तो अब उन्हें ये भी लगने लगा है कि यार पत्नी के टीएमसी सांसद बन जाने से जो है लोगों के सामने जाना भी मुश्किल हो गया, एक तरह का व्यंग करने लगे हैं। जैसे नेता नगरी में आते हैं, वो 2 हफ्ते से आ रहे हैं, पत्नी जब से सांसद बनी तो उन्होंने आना बंद कर दिया था। तो सौरभ द्विवेदी ने उनसे कहा कि भाई आइए, आप क्यों नहीं आ रहे हो, इंडिया टुडे की नौकरी कर रहे हो तो आना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो आए, तो उन्होंने पहले ही में उनका जो परिचय कराया, सौरभ द्विवेदी ने कह दिया कि और मेरे वरिष्ठ पत्रकार और सांसद पति राजदीप सरदेसाई। आप देखिएगा पिछले सप्ताह में उनका यही परिचय कराया, सांसद पति। तो राजदीप सरदेसाई बिगड़ गया और उसने कहा कि यार भाई ये सांसद पति क्या मतलब है इस बात का। उन्होंने कहा क्यों, गांव में होते नहीं है प्रधानपति, जो गांव प्रधान के पति होते हैं उनको तो ऐसे ही बुलाया जाता है। तो सांसद के पति को सांसद पति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और फिर राजदीप ने तो ये बताया कि मुझे जो है इंडिया टुडे की तरफ से ये कह दिया गया था कि आपको पश्चिम बंगाल में नहीं जाना, क्योंकि मेरी पत्नी वहां से सांसद है। तो मुझे लगता है कि अरुण पुरी भी अब सोच रहे होंगे कि यार कब तक इनको रखा जाएगा, जिन पर ऑफिशियली पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होने का ठप्पा लग चुका है। और अब तक तो इनका जो ये एजेंडा था, ये हिडन एजेंडा था कि राजदीप सरदेसाई जो है वो राज्यसभा में जाना चाहता है, जैसे मोदी जी ने कह दिया था इसके मुंह पर। तो अब तो ऑफिशियली पत्नी को तो बनवा ही दिया है राज्यसभा की सांसद, तो फिर रखा ही क्या है, ऐसे आदमी को क्यों अपनी उसमें टीम में रखा जाए जो ऑफिशियली किसी पार्टी से जुड़ चुका है। तो राजदीप सरदेसाई की स्थिति तो खराब है। लेकिन राजदीप सरदेसाई एक बात कह रहा था अपने कार्यक्रम में संजय जी, उसने कहा कि मैं पूरे इंडिया में घूमा हूं, खासतौर से साउथ में, तमिलनाडु तेलंगाना सभी जगह गए वो। उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी की पैन इंडिया जो लोकप्रियता है वो तो अब सब जगह सर चढ़ के बोल रही है। युवा वर्ग ये कहता है, जब मैं सवाल पूछता हूं उनसे, तो युवा वर्ग ये कहता है कि साहब देखिए मोदी जी ने विश्व गुरु बना दिया देश को, हम चंद्रयान ले आए हैं और अब सूरज पर जाने की चर्चाएं हो रही हैं, इतना वो ले गए, तो लोग बाग इस बात को मानने लगे। हर क्षेत्र में खासतौर से उन्होंने माना कि जो युवा पीढ़ी है साउथ की हो चाहे वो नॉर्थ इंडिया की हो, वो मोदी जी को पसंद कर रही है और उनके विजन को पसंद कर रही है। वो दिख रहा है ना, विशेषकर से जो जी एग्जिट पोल्स का जो आकलन यदि आप करें तो जो उनमें जो सबसे मुख्य बात आ रही है वो ये आ रही है कि एक तो साउथ में जहां पर वो मजबूत थे, जहां पर वो स्ट्रांग थे, यानी कि कर्नाटका में, वहां वो रिटेन कर रहे हैं लगभग।
यहाँ तक कि आज डीके शिव कुमार ने कह दिया, आपने सुना कि नहीं सुना? नहीं, क्या क्या डीके शिव कुमार ने? डीके शिव कुमार ने, आपके पास क्लिपिंग हो तो चला दीजिए डेस्क से। डीके शिव कुमार ने कहा कि भाई इंडिया, वो उसको इंडिया कहते हैं, मैं तो इंडी बोलता हूँ, इंडी की भिंडी, तो ये इंडिया सरकार नहीं बना रही है। अब डीके शिव कुमार अच्छा। ने क्या कहा, उसके पीछे उनके क्या राजनीतिक कैलकुलेशंस थे, वो क्या करना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद जो है रायता फैलाने वाले हैं, उन्हें पता है कि ऐसा ही वहां लग पे रहा है, सीटें कम आ रही हैं। ऐसा ही लग रहा है। और जी। एक तो सबसे बड़ी बात जो उभर कर आई है एग्जिट पोल के बाद, जो पता चल रहा है, वो ये पता चल रहा है कि उनके खुद के भाई की, वही भाई जिसने कहा था कि हम अपना अलग देश बना लेंगे, डीके सुरेश, डीके सुरेश। तो डीके सुरेश बेंगलोर रूरल से चुनाव हार रहे हैं। ये लगभग सारी एग्जिट पोल एजेंसीज इंक्लूडिंग जयपुर डायलॉग्स, ये सब यही मान रहे हैं कि ये डीके सुरेश चुनाव हार रहे हैं। तो अब डीके सुरेश यदि चुनाव हार रहे हैं तो उससे डीके शिव कुमार को वैसे भी झटका लगना है ही। राहुल गांधी तो और कहेगा ना, राहुल गांधी ने जब कैलाश गहलोत हारा था तब नहीं कहा था, वो उस अशोक गहलोत का लड़का, उसने भी कहा था इस्तीफा दो, आप तो अपने बेटे को नहीं जितवा पाए। तो राहुल गांधी इनसे भी कहेगा कि यार कमाल है, तुम अरे अपने भाई राहुल को नहीं गांधी खुद जितवा हार पाए। गया, खुद तो इस्तीफा देता नहीं, और देता भी नहीं है तो राहुल नाटक करता है, नहीं कब्जा तो राहुल छोड़ता गांधी नहीं ने, है। क्या बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने अरे तो सर, सबसे बड़ा इस्तीफा दिया है साहब। राहुल गांधी ने तो अमेठी से चुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया, हमेशा हमेशा के लिए। इससे बड़ा इस्तीफा क्या कहेंगे, पलायन बिल्कुल। इससे बड़ा इस्तीफा आप क्या क्या मांगेंगे? और किसी की हिम्मत है अपना लोकसभा क्षेत्र छोड़ के इतनी दूर 3000 किलोमीटर दूर चला जाए वहां? भगवान, आप भी जो है वो ट्रोलिंग कर रहे हैं बेचारे राहुल गांधी की। नहीं, हम ट्रोलिंग नहीं कर रहे साहब, देखिए हम पे तो ठप्पा लग चुका है। आपके चैनल पे ही कोई, मैं किसी का कमेंट पढ़ रहा था उस दिन जब आप लोग 6th फेज का एनालिसिस कर रहे थे, तो मैंने वो बाद में वीडियो देखा आपका, तो उसमें किसी ने कमेंट किया हुआ था कि हर्ष जी जो है वो कांग्रेसी हो गए हैं, उन्होंने रायबरेली से जिता दिया है राहुल गांधी को। हम पे तो आरोप ये लगा दिया सब लोगों ने। मतलब हाँ, आपने पर लगा कि एनालिसिस आप, एनालिसिस करना जो है, कोई सच्चाई बताना भी गुनाह हो गया है। वैसे रायबरेली से सूचना आ रही है कि साहब के हमने भी जिता दिया अपनी एनालिसिस में, लेकिन लोग कह रहे हैं, अब जो समाचार आ रहे हैं वो कह रहे हैं भाई साहब गड़बड़ हो सकती है, और जिस तरह की सुनामी दिख रही है उसमें तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है। नहीं देखिए, हमने तो आपको बताया ही है कि हमने जो अपनी एग्जिट पोल बनाई है उसमें हमने केवल ये 4-5 सीटें यही बचाई हैं, बाकी हमने सारी इंडिया अलायंस को दी है, और राहुल गांधी की सीट उनमें से एक है। देखते हैं क्या होगा। हम तो जिस दिन 20 मई से जिस दिन मतदान हुआ है, मैं तो उस दिन से ही मेरे पास तो पुख्ता इसकी जानकारी थी कि राहुल गांधी वहां से जीत रहे हैं। ये बीजेपी के नेताओं का ही बताया हुआ बता रहा था मैं आपको। लेकिन अब देखते हैं नतीजा क्या आता है, और अगर हारते हैं तो फिर तो इतिहास बन ही जाएगा, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। लेकिन एक बात जो है वो देखने में ये आई कि इंटरनेशनल मीडिया ने एग्जिट पोल्स को इस तरह से, एक्सेप्ट किया है। हाँ, उन्होंने एग्जिट पोल्स को एक्सेप्ट किया है, और जी उन्होंने जी इस जी। तरह से, जिस तरह से ये प्रतिक्रियाएं दी हैं अजीबोगरीब, उस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हाँ, जैसे लोग सोच रहे थे कि न्यूयॉर्क टाइम्स, जल जजीरा हाँ वगैरह ये हाँ, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया इसको। जैसे इसमें मैं आपको पढ़ देता हूँ, वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक इवेंट, हाँ बीजेपी इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू डोमिनेट। तो जी ये जी तो जी। बिल्कुल न्यूट्रल जैसी बात है। जापान हाँ टाइम्स तो खैर कहता भी, अल जजीरा ने भी कहा है, इंडियाज एग्जिट पोल्स शो ए मेजॉरिटी फॉर मोदीज बीजेपी लेड हाँ। अलायंस इन इलेक्शन, और कुछ नहीं कहा, जी इतना ही जी। कहा बस। हाँ। राइटर्स ने कहा, मोदीज अलायंस सेट टू ब्रेक इंडिया सदर्न सीलिंग। तो ये इन्होंने बताया कि साउथ इंडिया में, साउथ अच्छा, में जो साउथ है वो। साउथ की बात जो है ये सब जगह, ये तो यूनानिमस है कि आंध्रा में सरकार एनडीए की बन रही है, लेड बाई चंद्रबाबू नायडू। तेलंगाना में बीजेपी कांग्रेस से अधिक सीटें लाने जा रही है, और हाँ, जो नंबर 1 पार्टी बन रही है जी। बीजेपी का जो अलायंस है केरला में, वो 25% से ऊपर वोट शेयर लाने जा रहा है। ये तो आपको माई इंडिया एक्सेस के उसमें भी पता चल गई। जी फिर जी। उसके अलावा उड़ीसा में सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लाने जा रही है, और हो सकता है वो असेंबली में भी सरकार बना ले। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इससे अगर
छोटी मोटी मान लीजिए 2 सीटें 4 सीटें अगर मान लीजिए राजस्थान में हार भी जाती है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। हाँ, और संजय जी कुछ कुछ एग्जिट पोल्स ने जो है जगन मोहन रेड्डी को 14-14 सीटें दे दी हैं वहां। मुझे तो लगता है कि डबल डिजिट में आएगा नहीं जगन मोहन, क्योंकि साउथ वाले तो बिल्कुल पलट देते हैं, जब पलटते हैं कहानी को पूरी तरह से साफ कर देते हैं वो तो। जगन मोहन को कहाँ दिए है लोगों ने नहीं सीटें? नहीं, कुछ कुछ एक ने 14 सीटें दी हैं लोकसभा की, इस तरह जगन का मोहन को समीकरण। जी जी, मैंने तो नहीं वाईएसआर देखा सीपी को किसी को 14 सीटें दी हैं, आप देखिएगा। कुछ हैं, कुछ एक दो एग्जिट पोल्स ने दी हैं, 11 12 13 14 इतनी भी दी हैं। लेकिन मेरा तो मानना है कि सिंगल फिगर में रहेगा, 5-7 सीटें आ हाल जाए है, तो 8 से मुश्किल से। ज्यादा नहीं आ सकती। 8 तो जी हमने जी, दिए उसको, 8 वो मैक्सिमम है। बिल्कुल और बिल्कुल। बल्कि उसके बाद जो समाचार आ रहे हैं वहां से, उसमें ये दिख रहा है कि जैसे बीजेपी वहां 6 सीटों पे लड़ रही है, हम्म, 6 सीटों पे लड़ रही है। उसमें अराकू, अनकापल्ली, राजमंड्री, नरसापुरम और 2 सीटें जो है वो साउथ आंध्रा में, यानी कि तिरुपति, राजमपेट। और अराकू जो है वो ट्राइबल सीट है, वहाँ की अकेली ट्राइबल रिजर्व सीट है। तो अराकू में हारते दिख रही थी साफ, लेकिन अब सूचनाएं ये आ रही कि साहब कि अराकू में भी गेन कर रही है। तो अगर अराकू जीत गई ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेलवेदर सीट है। यानी अगर बीजेपी अराकू सीट जीत गई, तब फिर इनकी सीटें आएंगी 20 से ज्यादा। हाँ उसके बाद ये कडप्पा और 1-2 सीटें उसके, कडप्पा, नांदयाल, इसके ऐसी ऐसी 2-3 सीटों के अलावा फिर जगन साफ हो जाएंगे, पूरी तरह से हाँ, साफ हो मैं जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, देखिए अगर अगर आप समझ लीजिए, मैंने साउथ का जो ट्रेंड समझा है अब तक, अगर वो किसी को वोट करते हैं तो वो खुल के करते हैं। सब स्टेट्स का मैंने देख लिया है, तमिलनाडु हो, केरल हो, कहीं भी हो, एब्सोल्यूट मेजोरिटी देते हैं। और जगन को 150 सीटें दे दी थी, तो अगर टीडीपी की सरकार वहां पे बनती है, पवन कल्याण वाली, और बीजेपी की, तो ऐसा थोड़ी है कि 80 सीटें इनको देंगे, 70 सीटें जगन मोहन रेड्डी को देंगे। तो वो चीज ऊपर का जो चुनाव है लोकसभा का, उसमें भी रिफ्लेक्ट होगी निश्चित रूप से। जैसे 25 की 25 जगन मोहन रेड्डी को दे दी थी, उसी तरीके से तो मुझे लग रहा है कि जगन मोहन रेड्डी का क्लीन स्वीप हो जाए। मुझे नहीं लगता 20 से ऊपर आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल वाले क्या है, थोड़ा सा संभल के चलते हैं कि एकदम से वो तो बिल्कुल इस संभल तरह के से दिखाते हैं। देखिए, एग्जिट पोल अल्टीमेटली क्या है, अनुमान स्टेटिस्टिक्स ही ही है। है। तो हाँ, सैम्पलिंग ही सही तो बात। करते हैं ना, तो जी सैम्पलिंग जी इज नॉट अ, इट इज अ सूडो साइंस, कोई एग्जैक्ट साइंस थोड़ी है वो। हाँ सही। तो सूडो साइंस ही है, तो अब उसके हिसाब से ही चलते हैं हम लोग। अब आपको ये भी नहीं पता कि आप जिससे पूछ रहे हैं प्रश्न, वो उसका उत्तर सही दे रहा है कि गलत दे रहा है। हाँ, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कह दे। वो कुछ भी कह दे। इसके लिए बीच में लोगों ने ये तरीका निकाला था कि वो कुछ बैलेट बॉक्स अपने बना के लेके जाते थे, और उसमें वो दे देते थे कि भाई इसमें मार करके डाल दो चुपचाप, हम तुमसे नहीं पूछ रहे किसको वोट दिया, इसमें मार करके डाल दो। ऐसे भी किया लोगों ने। अच्छा संजय लेकिन जी, वो आप तो चुनाव अधिकारी भी रहे हैं, मैं आपको रोकता हूँ थोड़ा सा, मेरे वरना जी दिमाग से चीज निकल जाएगी। जी, अ, ये मांग इन्होंने क्यों उठाई इंडिया अलायंस वालों ने कि बैलेट बैलेट जो पोस्टल बैलेट आ रहे हैं वो पहले गिने जाए? वो पहले ही गिने जाते हैं। नहीं तो ये इस पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? नहीं, कुछ बाद में भी गिने जाते देखे हैं मैंने। वो कुछ नहीं जी, वो, मैं आपको बताऊं, बैलेट सबसे पहले, इन्हें ऐसा पोस्टल लगता बैलेट है कि उसमें बैलेट ही गिने। बैलेट वालों में अगर इन्हें थोड़ी सी बढ़त मिल गई तो फिर ये कहने लगेंगे यार देखिए, पोस्टल बैलेट में तो हम जीत रहे थे और हमें जो है मशीन में हरा दिया। ये है इसके पीछे स्ट्रेटेजी में। जो रूल है वो ये है हम्म, कि भाई, अब का रूल है ये, 2014 में नहीं था। अब हाँ। वो बता रहा हूँ, ये 2019 में ये रूल लाया गया था। 2019 के पहले कुछ जो असेंबली चुनाव थे, उसमें से ये रूल लाया जाएगा कि भाई सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती आरंभ होगी, और उसके आधे घंटे बाद ईवीएम की गिनती आरंभ हो जाएगी। उसके लिए आवश्यक नहीं कि आपकी पोस्टल बैलेट की गिनती चलती रहेगी, लेकिन हम्म, उसके और ईवीएम की गिनती शुरू होने के बीच में आधे घंटे का गैप रहेगा। गिनती पहले उनकी चालू होगी। गिनती पोस्टल बैलेट की पहले चालू होगी। हम्म, 2014 में जब मैं ऑब्जर्वर था, तो लास्ट टाइम ऑब्जर्वर में 2014 में था, उसके बाद फिर मैं ऑब्जर्वर ड्यूटी पे नहीं गया। अच्छा। तो 2014 में जब मैं ऑब्जर्वर था, तो मैंने ईवीएम जो थी वो ठीक 8 बजे हमने सील खोल के निकलवा दी थी, हम्म, ठीक 8 बजे। और जो आपके पोस्टल बैलेट थे वो भी 8 बजे चालू हो गए थे।
तो उसके साल 1.5 साल के बाद में ये रूल आया था कि नहीं, इसमें आधे घंटे का गैप रहेगा। और ये आधे घंटे का गैप इसलिए डाला गया था संभवतः कि भई ये बार-बार लोग शिकायत करते थे कि साहब इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, हमें पता चलना चाहिए एग्ज़ैक्टली कि पहले पोस्टल बैलेट हो रहा है कि क्या हो रहा है। और लोग जो है ये एजेंसीज़ जो आपके रिपोर्टिंग एजेंसीज़ हैं, उसका गलत फ़ायदा उठाती हैं। ये भी हुआ था, फिर एक और रूल लाया गया था, 2014 में नहीं था वो भी। क्योंकि 2014 में ये था कि जैसे एक आपके एक विधानसभा की जो चल रही है काउंटिंग, तो अगर उसका एक राउंड पूरा हो गया तो हम दूसरा राउंड चालू करा देते थे। अब ये हो गया कि साहब कि सबका एक राउंड पहले पूरा होगा, तब सबका दूसरा राउंड चालू होगा। अच्छा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जैसे समझ गया। आनंदपुर ठीक है, साहब जहाँ मैं ऑब्जर्वर था, वहाँ 9 विधानसभा थी ठीक है। और 9 की 9 की काउंटिंग एक स्थान पर जहाँ पर वहाँ पर हो रही थी वहाँ, तो ये था कि सबसे पहले कंप्लीट आप कर लोगे, एक के बाद एक आप चालू रखोगे। हुँ, एक के बाद एक आप चालू रखोगे। जैसे मान लीजिए अनंतपुर साहब विधानसभा क्षेत्र है, उसकी काउंटिंग अगर एक राउंड की हो गई तो दूसरे की चालू हो गई, तीसरे की चालू हो गई, तब तक जो है वो मोहाली विधानसभा जो है वो जब तक एक राउंड खत्म किए तब तक इनके 3 खत्म हो गए। ऐसा पहले होता था, अब ऐसा नहीं होता। हुँ। अब ये होता है कि साहब डेटा शीट कंप्लीट हो जाएगी तब अगला राउंड चालू होगा, इसलिए डिले होता है। वो असल में क्या है, मुझे लगता है कि वो जो इलेक्शन कमीशन उस पे वेबसाइट पे अपडेट करते हैं ना, इसलिए इतना अपडेटेड रिजल्ट भी आने लगा है, हर राउंड की डिटेल्स आने लगी है पिछली बार से। वो इसी वजह से हुआ है कि वो पर्ची देता है। मैंने देखा कि मीडिया वालों को डीएम देता भी नहीं है जानकारी, पहले तो हर राउंड की जानकारी देते थे मीडिया वालों को, अब तो सीधे कहने लगेंगे पहले जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे अपडेट होगा तब आपको बताया जाएगा। अब ऐसे कर दिया पिछली बार से। वो अपडेट तो डायरेक्ट होता है, देखिए वो जो उनका सॉफ्टवेयर है, वो उसमें वहीं से फीड फीड करते होंगे उसमें। वहाँ जो फीड करते हैं वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। लेकिन आजकल बात आपकी सही है कि सब लोग जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से ही सबसे पहला जो इनपुट है वहीं से लेते हैं। हाँ, और हमने वो पिछली बार देखा आता है ना, भी हमने काफ़ी, कवरेज की। जी, जी, जी जी। हाँ जी, वो काफ़ी वैसे तेज़ी से वो आता भी है। हम मेल टाउन पे वापस आते हैं। सत्यहिंदी.com के वो सह संस्थापक हैं शीतल पी सिंह। आपने देखा हुँ, होगा, आशुतोष और वो 2 लोगों ने मिलके ये बनाई थी। हुँ, कल वो ये कह रहे थे, कल नहीं परसों, जिस दिन एग्जिट पोल आया था उसी दिन ही शाम को, तो वो हुँ, अपने शो में ये कह रहे थे कि भाई आशुतोष जो है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज आज की जो पत्रकारिता है और जिस तरीके से आज का सिस्टम चल रहा है राजनीति का और चुनावों का, हमें लगता है कि हम थोड़ा सा उसमें आउटडेटेड हो गए हैं। हम जो चीजें देखते हैं बिल्कुल उसके उलट निकल के आती हैं। इस पे हुँ। आपका क्या कहना है? वो कैसे किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा कि हम तो आउटडेटेड हो गए, हमारी समझ में नहीं आता कि हम कुछ देख रहे हैं, हो कुछ रहा है। हुँ। गोस्वामी तुलसीदास जी की एक बड़ी सुंदर चौपाई है। जी, नयन दोष जाकर जब होई, नयन दोष किसको कहते हैं? नयन दोष कहते हैं जॉन्डिस को, जी। पीलिया हो जाता है ना। तो नयन दोष जाकर जहाँ होई, पीत वरन सच कह सोई। तो वो चंद्रमा को भी पीला बताता है। हाँ, तो हाँ, सही बात है, यही है इनका। ये जो है तुलसीदास जी 500 वर्ष पहले लिख गए हैं रामचरितमानस में ही कि नयन दोष जाकर जहाँ नहीं, होई, वो कल पीत कल वरन तो शश कह सोई। कल कल मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बड़ा बढ़िया शेर दुष्यंत जी का, कवि दुष्यंत का शेर उन्होंने शेयर किया था, उस पर सोशल मीडिया पर आपने शायद पढ़ा भी हो। उन्होंने लिखा था, मैंने तो नोट कर लिया, मेरे याद नहीं रहते। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुमको यकीन हुँ। नहीं। तो अब ये कह रहे हैं कि साहब इनकी पत्रकारिता का क्या मतलब है? इनकी पत्रकारिता वो है कि साहब इनके कुछ असम्पशन्स हैं कि भारत जो है वो 1947 में ही बना, 1947 से पहले भारत नहीं था, कोई बिल्कुल सही भारतीय बात। परंपराएँ नहीं थे, नेहरू जी ही भारत हैं और नेहरू हाँ, जी की जो विरासत है वही भारत की विरासत है। तो इस तरह के जो लोग दो असम्पशन दो लेके चल चीजें रहे और थे बता, और उनको दो चीजें और हैं इन उनको लोगों बहुत की। तगड़ा झटका लगा है पिछले दो 10 चीजें साल और में। हैं इनकी। इनका ये मानना है कि अगर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो इस देश का कंप्यूटराइजेशन ही नहीं होता।
हम लोग आज भी जो है, आज भी हम टाइपराइटर पे जो है लिख रहे होते। और एक और मैं बताऊं, इनका ये मानना है कि मनमोहन सिंह अगर वो 91 का बजट पेश नहीं करते तो पेप्सी कोक यहाँ आते ही नहीं। ये भी इनका 91 मानना का, है। इनको ये भी नहीं पता कि ये वही मनमोहन सिंह थे जो इंदिरा गांधी के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे, जिस समय की बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, जिस समय की 97% 97% इनकम टैक्स का रेट लगाया गया। और जब जो भी उस समय पे सेक्रेटरी थे, फाइनेंस सेक्रेटरी, उनसे पूछा गया कि साहब कि इतना हाई रेट, मैंने कहा नहीं, आपके लिए 3% छोड़ तो दिया है, इट इज इंसेंटिव फॉर यू टू वर्क। हाँ, वरना तो 100% के फेयर में और थे। ये वो व्यक्ति थे जिनके समय पर 30% से ऊपर इन्फ्लेशन था। लेकिन ये जो साहब बड़ी मनमोहन सिंह की जो है इमरजेंसी, मनमोहन सिंह की साहब बड़ी दुर्गति कर रहा है राहुल गांधी, ये आपको मानना पड़ेगा। लोग मोदी जी को कहते थे कि इन्होंने जो है अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी का बुढ़ापा बड़ा खराब किया है। राहुल गांधी ने बताइए, जबरदस्ती चिट्ठी लिखवाई जयराम रमेश से और साइन करवा ले मनमोहन सिंह से। मुस्लिम वाला जो लास्ट के राउंड से पहले, आपको याद है 2 दिन पहले चिट्ठी आई मनमोहन सिंह की कि जो मोदी जी अब जो है जो गलत कह कुछ रहे हैं। भी चिट्ठी लिखो भैया, जो सामने है, जो दिख रहा है, जो रिकॉर्डेड है, जो प्राइम मिनिस्टर के आर्काइव्स में पड़ा हुआ है, उसको तो कैसे झुठलाओगे। बिल्कुल, वो तो वो जो सामने है, स्पीच दी थी, डॉक्यूमेंटेड है। वो स्पीच जो है, देखिए विज्ञान भवन में जब इसके आपके जो भी मेरे ख्याल से वो डेवलपमेंट कौन सा काउंसिल की मीटिंग थी। एनडीसी की मीटिंग इत्यादि में, जो ये बड़ी बड़ी हाँ, मीटिंग्स होती हैं, इसमें हाँ। जो भी स्पीच दी जाती है वो पहले बट जाती है, वो छपी हुई होती है और छप के बट जाती है। और मोदी सबके मोदी जी का पास उसकी कहना है कि वो कॉपीज उसमें है। मौजूद थे। मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं मौजूद था, मेरे सामने बोल कह दिया रहे तो इन्होंने। वो मौजूद थे, उस सबके पास उसकी कॉपी है। हाँ, वो सारी जो एनडीसी की फाइल, अलग अलग प्रदेशों में एनडीसी की जो अलग अलग फाइल बनी हुई है, वो होम डिपार्टमेंट में होगी या फाइनेंस में होगी, अलग अलग इस प्रदेशों के हिसाब से, तो सब में वो पड़ी हुई है स्पीच, रिकॉर्ड पे है लेकिन भाई, उसको लेकिन कैसे झुठलाओगे। बताइए, बेचारे मनमोहन सिंह जो शायद किसी जो जो मोदी जी की शायद एक स्पीच मनमोहन सिंह ने ना सुनी हो, जो उनका स्वास्थ्य है, चलना फिरना उनके बस के बेचारों का रहा नहीं, व्हील चेयर में बैठा के उन्हें पार्लियामेंट में वोट डलवाने लाते हैं। इन लोगों की बेशर्मी तो देखिए ना, इन्हें पता था कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति का चुनाव हारेगा, फिर भी जो है वोट डलवाने के लिए लाए मनमोहन सिंह को बेचारे घर से। चलिए, कोई बिल पास हो रहा है तो समझ में आता है कि बड़ा कांटे का मुकाबला है। राष्ट्रपति के चुनाव में कहीं कोई मुकाबला था ही नहीं, और मनमोहन सिंह के एक वोट डालने से नतीजे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखिए कि आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया मनमोहन सिंह को, तो उसको किस तरीके से वसूली की जा रही है उन बेचारों से बुढ़ापे में। सब ये तो है। जी, लेकिन अब आप बताइए कि आप इतने सारे एग्जिट पोल आपने देखे, उसमें से सबसे आपको उपयुक्त कौन सा लग रहा है अपने अलावा। सब देखिए संजय जी, सब एक एक ही तरह के लग रहे हैं मुझे तो। हम्म, इसमें थोड़ा सा मुझे टुडे चाणक्य वाला का बड़ा अजीब सा लगा। सर, उसने हर सीट में 10-10 सीटों का वो मार्जिन लेके चला। अब हाँ। आप ये बताइए कि यूपी के बारे में जो कह रहा है कि इंडिया अलायंस की 6 सीटें भी आ सकती हैं और 18 भी आ सकती हैं। बताइए, वो तो पूरी कैसे तरह से कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं पू, लोग, आप बताइए। पूरी तरह से एक्सेल शीट वाला लगता है वो तो मामला। बताइए बताइए, मतलब आप बताइए ना कि कितना भारी है अंतर है, मतलब 6 और 18, 3 गुने का फर्क आप बता रहे हैं। आप ये कहें 10 से 15 आ सकती हैं तो एक समझ में आता है, लेकिन इतना भारी वो देना, मुझे तो सब लगभग एक लाइन पर लगे। और 2 तरह के एग्जिट पोल थे जी। मुझे लगता है कि आधे से अधिक, अगर मैं कहूं कि 60-70% तक जो एग्जिट पोल थे, वो तो 400 के पास पहुंच रहे हैं एनडीए टोटल। लेकिन जैसे ये सी वोटर हमने वाले अपना यशवंत हमने देशमुख अपना है। रिवाइज कर दिया साहब, देखिए हमने 399 दिए थे, हमने अपना रिवाइज कर दिया। अरे साहब, आप तो जो है ना 400 पार का नारा करवा के मानेंगे। हमने सोचा कि 400 पार। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप 399 पे क्यों उठ के लगे, उसमें एक सीट जोड़ ही देते राजस्थान की कोई अपने तरफ से। देखिए, हमने जो बिल्कुल आया था ना, एज इट इज परोस दिया, हमने कोई चेंज नहीं किया उसमें। थोड़ी नहीं, बहुत अब कतर देखिए देखिए, अब संशोधन नहीं होगा। अगर 400 पार आए हमने तो कर दिया आप साहब, नहीं 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 साहब, 404। हम नहीं मानेंगे। हम 400 पार अगर आती है तो हम 400 पार वालों में नहीं मानेंगे आपको। आप 399 पे अटके क्यों? साहब, हमने रिकॉर्ड कायम करके और इसके ऊपर डाल दिया है। आप देखिए, हमारा लेटेस्ट वीडियो जो है वो कहता है एग्जिट पोल 2,
और उसमें लिखा है 400 क्रॉस। नहीं, आप लोगों ने एग्जिट पोल में एक जगह, आप लोगों ने जिस दिन एग्जिट पोल किया उसी दिन आप लोग भटके हैं, लेकिन उससे पहले आप लगातार हर राउंड पे 400 प्लस का थंबनेल लगा रहे थे, 400 प्लस 400 प्लस, लेकिन एग्जिट पोल में आप 399 पे अटक रहे हैं। ये हमारी समझ में नहीं आई बात। आपको अगर नीचे अटकना था तो आप यशवंत देशमुख की तरह, सी वोटर की तरह 363 पे, 353 पे अटकते। देखिए ऐसा है कि हमने रेंज नहीं दी, हम आराम से रेंज दे सकते थे। अगर हम रेंज दे तो 399 तो मिड पॉइंट है ना, एक रेंज होती है, हाँ, प्लस माइनस 5 तो होता ही है ना। जैसे जैसे टाइम्स नाउ ईटीजी वाला देता है, वो रेंज नहीं देता, वो एग्जैक्ट फिगर देता नहीं, हमने कहा रेंज, हमने कहा प्लस है। माइनस 2-3% ले लीजिए आप, ये स्टैंडर्ड है। लेकिन सी वोटर का आपने देखा है, सी वोटर वाले ने पता नहीं कि यशवंत देशमुख ने ऐसा क्यों दी है फिगर, क्या है, उन्हें किस बात का डर है, क्या है? क्या दिया उनकी उसमें? फिगर देखिए आप, 363 या 300 कुछ ही दी है उन्होंने, बाकी सब तो ऊपर पहुंच गए, उन्होंने वहां रोक दिया गाड़ी, पता नहीं क्या चक्कर है। आप तो देख लीजिए उनका 2019 का प्रोडिक्शन, वो तो 250 पे रुके हुए थे। हाँ, वो नीचे रुकते हैं हमेशा। ये अलग अलग लोगों के अलग अलग शौक हैं। जी जी जी। तो अब आप बताइए कि अब हमारे अजीत अंजुम जी के लिए क्या करेंगे, क्या उनको कहीं देखिए हार्ट साहब, अटैक तो नहीं आ जाएगा अजीत फिर? अंजुम जी ने जो है अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं किया है, सबने क्लियर कर दिया है। आरफा खानम ने तो पाकिस्तान का वीजा अप्लाई कर दिया है, 1 वे, और राजदीप सरदेसाई ने कह दिया है कि मेरा ये आखिरी चुनाव था, अगला चुनाव में कवर नहीं करने वाला हूँ। रवीश कुमार ने कह दिया है कि मैं जो हूँ, अब जून के महीने में हम लोगों ने इतना काम किया कि उनकी जो मैकबुक है, टाइप करते करते उसके कीबोर्ड घिस गए। 2.5 साल से मैं भी मैकबुक चला रहा हूँ, मेरे तो कीबोर्ड घिसे नहीं है, उनके सबके कीबोर्ड घिस गए, इतना लिखा उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि हमने पूरे स्टाफ को छुट्टी पर भेज दिया है अपने, और हम जून में छुट्टी में रहेंगे। जो मोदी जी का 100 दिन का कार्यकाल है, उसका पूरा हो जाने का इंतजार करेंगे वो लोग, और फिर उसके बाद जो है अपना लेके आएंगे कि 100 दिन के काम में मोदी जी क्या क्या करने में फेल रहे हैं। सत्यहिंदी.com वालों ने कह दिया कि हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है इस देश में, चुनाव कहाँ जा रहा है, किस तरीके से लोग वोटिंग कर रहे हैं और किस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं। लेकिन अजीत अंजुम का अभी बाकी है। मुझे इंतजार है कल जब रिजल्ट आएंगे तो अजीत अंजुम जो है वो योगेंद्र यादव को लाते हैं कि नहीं अपने चैनल पर, इसका बड़ा इंतजार एक व्यक्ति को भूल गए आप, है। उसकी जी। चर्चा ही नहीं की है। आपने किसकी? की ना, मैंने की। वो ध्रुव राठी कहाँ है? ध्रुव राठी को तो एलविस यादव ने धूल चटा दी है साहब। आपने देखा है एलविस यादव का वीडियो? मैंने नहीं देखा, मुझे मेरे स्टाफ के लोगों ने बताया कि साहब वो देखना चाहिए, उसने तो धूल चटा दी है ध्रुव राठी को। उसने तो अपना जर्मन शेफर्ड लेके उसको हाँ, बांध बूंद के कहा कि ये लो, पता नहीं बांध उसने दिया तो मैंने पता इसको। नहीं क्या जर्मन पिल्ला और पता नहीं क्या क्या करके सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड चला दिया उसने, तो बड़ा तहलका मचा हुआ है उसे तो लेकर। ध्रुव राठी के बारे में तो सबसे बड़ा खुलासा स्वाति मालीवाल ने किया संजय जी। उसने तो बता दिया कि ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए आईटी सेल में पहले काम करता था, उनके लिए वीडियो वगैरह एडिट किया करता था ये। और आपको याद होगा कि दिल्ली का जो 2015 वाला चुनाव था शायद मेरे ख्याल में, उसमें इसने आतिशी के फेवर में एक वीडियो बनाया था कि आतिशी जो है उस समय मिनिस्टर तो थी नहीं, कि उसने अपने क्षेत्र में कितना बढ़िया काम कराया है, सारे जो सरकारी स्कूल हैं उनको रिनोवेट करा दिया गया है, तो उसने बनाया था, वो पेड वीडियो था, आम आदमी पार्टी ने इसको पैसा दिया था। ये तो एक्सपोज हो गया है, ध्रुव राठी की जो क्रेडिबिलिटी है वो इस चुनाव में जीरो हो गई, शून्य, बिल्कुल। उसके राजनीतिक पहले, वीडियो पे उसके कोई विश्वास नहीं करेगा। उसके पहले थी क्या? नहीं, उस पे क्या था कि जैसे किसी चीज पे वो वीडियो बनाता था, चंद्रयान पे या किसी इस चीज पे, तो लोग उस पे तो भरोसा करते थे कि हाँ ये तथ्यात्मक रूप से सही है, लेकिन अब सब लोग उसे उसी दृष्टि से देखने वाले। लेकिन अब आप ये जी, बताइए कि आपका जो एल्गोरिदम है यूट्यूब का, अब वो जो है नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं उनके अनुरूप हुआ या नहीं? पहले से तो इम्प्रूवमेंट है। अच्छा। अब एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि लेकिन वो मोनेटाइजेशन ब्लॉक करने वाली तो बहुत लोग शिकायत मेन कर जो रहे हैं। मेन जो प्रॉब्लम थी, रीच जो उन्होंने रेस्ट्रिक्ट की थी, हम्म, वो सजेस्टेड वीडियोस को रोक के की थी। आप देखेंगे हाँ, ना कि सजेस्टेड वीडियो को रोकने से क्या होता है कि वो एक समय वो के तो एक बाद तरह वो से किल हो आपका जाता
हाँ, एक तरह से आपकी जो पब्लिसिटी है, वो आपका जो रीच है, वो खुद ब खुद यूट्यूब उसको डाउन कर देता है एक तरह से। सजेस्टेड वीडियो से आप देखेंगे कि आपके वीडियोस जो हैं वो, जैसे आपने वीडियो डाला तो वो 4 5 6 घंटे तक चलेगा और उसके बाद लाइन फ्लैट हो जाएगी। उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो जाता है। और अगर सजेस्टेड वीडियोस जो हैं वो उनका परसेंटेज ठीक होता है तो वो लंबे समय तक चलता रहता है। तो अच्छा, इन्होंने अभी कल उसने अजीत भारती ने एक सोशल मीडिया पर, अजीत भारती की मैं एक वो देख रहा था, अजीत भारती ये कह रहा था कि उसने मेल्ट डाउन को लेके एक वो वीडियो बनाया और उसका मोनेटाइजेशन ब्लॉक कर दिया, वो पीले वाला कर दिया। मोनेटाइजेशन तो ये बहुत ज्यादा करते हैं। कई बार तो हम ड्राफ्ट में डालते हैं, टाइटल नहीं देते हैं, खाली ड्राफ्ट लिखा होता उससे है, पहले ही रोक उसी के देता ऊपर है। डीमोनेटाइज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही अब कह रहे आप हैं ये आप। बताइए कि हमने उसमें टाइटल नहीं डाला, खाली उसके ऊपर ड्राफ्ट लिखा हुआ है, ड्राफ्ट का नंबर लिखा हुआ है, ड्राफ्ट 01 या ड्राफ्ट 02, जी 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 उसको जी। कैसे भाई डीमोनेटाइज कर दिया? इसका हाँ सही मतलब तूने बात है शैडो बैन ना, कर रखा है हमको। शैडो बैन भी कर रखा है। और इसका मतलब आप जो कंटेंट है उसको देखकर ये डिसीजन नहीं करते, आपने केवल चैनलों को ये लिस्ट में डाला हुआ है कि इसका हमें जो है वो बिना रिव्यू के करना ही नहीं है कोई भी वीडियो मोनेटाइज। और अजीत भारती तो कह रहा है कि उसके 30-35 वीडियो इस तरीके से किए हैं, रिव्यू में डाल डालकर बार बार बाद में उसके खोले गए हैं। रिव्यू में डाल के उसको डिले कर देते हैं, जो बेस्ट पीरियड होता है उसमें वो वो उसका मोनेटाइज नहीं होता है, खत्म वो हो नुकसान जाता है। होता है। जी जी सही बात कह रहे हैं। और देखिए ध्रुव राठी के जो है 14 घंटे में 4.8 मिलियन व्यूज होते हैं वीडियो। नहीं, वो तो पूरा एल्गो छेड़छाड़ कर रखा है उन्होंने। दुनिया भर के और तमाशे होते नहीं, अब मोदी, हैं, अब बॉट्स आप लगाते हैं। बेफिक्र रहिए संजय जी, तीसरे टर्म में सबसे पहला काम मोदी जी से यही करवाना है, अडानी से कह के एक इंडियन यूट्यूब बनवाते हैं यहीं, और जितने भी क्रिएटर्स हैं हम लोग सब उसी पे शिफ्ट करेंगे सब। देखते हैं, अब ये इसी इसी का मुकाबला होगा इस बार। एक यहीं पे यूट्यूब जैसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार कराते हैं और फिर जी, सब लोगों को उसी पे शिफ्ट करते हैं। हम क्यों जो है अपने डॉलर में से शेयर यूट्यूब को दें। सही है, बिल्कुल सही है। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं, फिर कल का रिजल्ट देखते हैं, फिर 1-2 दिन बाद फिर मिलते हैं। जी 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 बिल्कुल, हम रिजल्ट जी, के बाद फिर चर्चा करेंगे। जी। तो इसी के साथ आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।